हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, है। लास्ट मीजोमेरी कंप्लीट हो गया था। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? अति संयुग्मन। अति संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन की अति हो गई, एक्सेस ऑफ कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन मतलब एक अलग प्रकार का कॉन्जुगेशन है, एक प्रकार का कॉन्जुगेशन है, अलग प्रकार का कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन 6 टाइप के पढ़े थे हमने, लास्ट वीडियो मैंने समझाया था। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था कि टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन कितने प्रकार के होते हैं रेजोनेंस से पहले। तो देखो, अति संयुग्मन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये दिया था बेकर नाथन ने दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस भी होता है इसमें, तो वो चीज समझेंगे हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। तो देखो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे हम एक सिंपल वे में बात करते हैं कि क्या बताता है हाइपर कॉन्जुगेशन, किसके बारे में बात करता है, उसकी बात करते हैं। जस्ट देखो, सबसे पहले ये बात करेगा कार्बोकेटाइन के बारे में बात करेगा, स्टेबिलिटी बताएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताएगा। दूसरा फ्री रेडिकल जो होगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हाइपर कॉन्जुगेशन बात करेगा, ठीक है। और थर्ड रहेगा मेरा एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बताता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी। तीनों की क्या बताएगा, स्टेबिलिटी की बात करता है ये, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, है ना, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। तो तीनों की बात करता है ये, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन स्पेशली, है ना। तो इन तीनों की बात करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कार्बेनाइन है उसकी बात नहीं करता है ना, कार्बेनाइन को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, अष्टक कंप्लीट होता है। तो जनरल वे में ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बेनाइन शो नहीं करता है। ध्यान रखना, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका देखो CH2 माइनस और ये वैलेंसी लगी रहती है, 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ओवरऑल लगभग इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, कार्बेनियन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता। अब देखो कैसे बनाते हैं, कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्बोकेटाइन से, है ना, 1 बाय 1 सबको लेते हैं। जैसे मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर है इस टाइप की, है ना, 2 3 हाइड्रोजन मैं कुछ इस स्टाइल से बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कोई प्लस है। देखो होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर समझें तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली है क्या, जो CH बॉन्ड जो होता है, CH बॉन्ड, देखो CH बॉन्ड जो होता है, CH बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहां से बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, CH बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, किधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट हो सकते हैं किसी पॉजिटिव की तरफ, है ना, या किसी फ्री रेडिकल की तरफ, डॉट से दर्शा रहा हूं मैं इसको, किसी फ्री रेडिकल की तरफ, या फिर जा सकते हैं ये किसी पाई बॉन्ड की तरफ, है ना। तो CH बॉन्ड के जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे किसी पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की तरफ, फ्री रेडिकल की तरफ, या पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये तीन टाइप ही होते हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये रहा CH बॉन्ड, देखो 3 CH बॉन्ड है इसमें। तो इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, देखो स्ट्रक्चर बनेगी HC, ये H+ फ्री हो गया। अच्छा, ये H+ फ्री होने के बाद ये H, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो यहां से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, पॉजिटिव के बाद डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो कोई बॉन्ड नहीं दोनों के बीच में, नो बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस ऐसा होगा कि बॉन्ड खत्म हो जाएगा दोनों। CH बॉन्ड जो है ये देखो बॉन्ड खत्म हो गया बीच में, जबकि रेजोनेंस में बॉन्ड खत्म नहीं होता है ना, इसमें बॉन्ड खत्म हो गया है। तो बॉन्ड खत्म होने के कारण इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना, आया समझ में। तो ये चीज हो जाएगी एक तो। अच्छा, इसके अलावा और क्या होने वाला है, और ये कि देखो जरूरी नहीं कि यही बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 3 तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, या ये बन सकती है, देखो H+, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से भी बॉन्ड तो शिफ्ट हो सकता है और यहां से भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर देखो, 1 2 और एक ये बन सकती है ना, एक ये बन सकती है H+, H डबल बॉन्ड CH2। तो 3 तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, 3 तरह की स्ट्रक्चर जितने। अब देखो यहां पे जो प्लस दे रखा है, हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम गलती करते हैं
अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जब भी पॉजिटिव, नेगेटिव या डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, है ना, वो सब क्या होता है, फ्री रेडिकल के पास में कार्बन जो होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। देखो पॉजिटिव के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का ध्यान रखना, अल्फा कार्बन कौन सा होता है, पॉजिटिव के पास वाला, या यहाँ अगर मैं फ्री रेडिकल लगा देता हूं तो फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन वो भी क्या होगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा कार्बन हो जाएगा और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहां पे मेरे पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो 1 2 3 और तीनों हाइड्रोजन देखो शिफ्ट हुए हैं, है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस किया तीनों हाइड्रोजन है। देखो एक यहां पे तीनों हाइड्रोजन ने नो बॉन्ड रेजोनेंस किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही क्या बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, उतने ही क्या बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बनने वाले हैं। तो डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस, और आप जानते हैं जितने ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट बनेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो हाइपर कंजुगेट जो है या नो बॉन्ड रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है ना, नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, वो जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो है ना, हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट बनेंगे उतने ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतने ज्यादा क्या बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कार्बोकेटाइन के लिए हो गया। अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल के लिए, देखो फ्री रेडिकल के लिए बात करूं तो भी बात वही है, यहां पे मैं क्या करूंगा, डॉट लगा देता हूं। देखो होता क्या है फ्री रेडिकल का, देख लो एक बार फ्री रेडिकल कैसे होता है, बहुत सिंपल है, हाइपर कंजुगेशन। देखो ये फ्री रेडिकल लग गया माना, है ना, मान लो इसको यहाँ फ्री रेडिकल लग गया। अब फ्री रेडिकल है तो भाई हमें तो डबल बॉन्ड बनाना है, और आपको बताया कि CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो जाएंगे, देखो पॉजिटिव की तरफ चले गए, मैंने बताया था भी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव की तरफ चले गए, अब फ्री रेडिकल की तरफ आ रहे हैं, या फिर पाई बॉन्ड हो सकता है, 3 कंडीशन है। तो देखो यहाँ से शिफ्ट हो गए, ये फ्री रेडिकल बनाते हैं, क्या बनने वाला है, देखो ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल वाले को फ्री रेडिकल ही चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये मेरे पास हाइड्रोजन फ्री हो गया एक फ्री रेडिकल लेके, और कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल आ गया, और ये CH2 के पास में एक फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, है ना, हाफ हेडेड कारू एरो, है ना, आधा हेड है इसके एरो के। तो ये जो है एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो मेरे पास में CH डबल बॉन्ड CH, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक बॉन्ड बनता है ना, और ये मेरे पास में फ्री हो जाएगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी करेगा, ये हाइड्रोजन भी करेगा, तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसके जो इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी है, ओवरऑल 3। इसको काउंट मत करना, है ना, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा उसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, एक इससे बन गया, एक इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा, है ना। तो 3 स्ट्रक्चर, इसको काउंट नहीं करना है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, ये थोड़ी हो रही है, तो बॉन्ड बने हुए ना, बॉन्ड टूटने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रही है वो होगी हमारे पास में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं लास्ट एल्कीन की, फिर हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है हमें, तो वो हम देखेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं एल्कीन का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फ्री रेडिकल का हो गया, एल्कीन की बात करते हैं। थर्ड एल्कीन, सेकंड मैंने लिखा नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना, सेकंड लिखा नहीं था मैंने, इसके लिए माफ कीजिएगा, सेकंड मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट थर्ड लिख दिया एल्कीन। सेकंड का फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल वाला हो गया कंप्लीट। एल्कीन की बात करते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, है ना, और यहाँ पे एक H आ गया। देखो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर है। अब मेरे पास क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, देखो होता क्या है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत डीप नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा आयोन पता करने पहले तो देखो एल्कीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, कुछ भी नहीं है, बस जो एल्कीन वाला पार्ट है
उससे जुड़ा हुआ कार्बन इधर वाला या इधर और कोई जुड़ा हुआ कार्बन होगा, वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। थोड़ा ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन का है ना। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन। कोई एल्कीन वाले दो कार्बन उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए मेरे पास में। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा अब देखो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी ना अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, H, ये H इधर रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड माइनस। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे वही 1 2 3 1 2 3, हाँ वही प्लस के रूप में निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर बनती जाएगी, और जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बनेगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। अच्छा एक बात ये, अब बात करते हैं इसके भी जैसे 3 बन जाएंगे स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमें बात करनी क्वेश्चंस की। ये तो एक बेसिक फंडा हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास में, CH3 CH3 CH3, एक मेरे पास में ये CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन, और एक मेरे पास में आता है ये वाला CH3 CH2 प्लस। अब मेरे से एग्जाम में क्या पूछता है, वो मेरे से पूछता है कि बताओ इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम ये जानते हैं, ये होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमसे वो क्या पूछता है एग्जाम में, हमसे वो पूछता है कि बताओ इसमें ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो किसके कारण है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके कारण है, रेजोनेंस। देखो ऑप्शन क्या देगा, रेजोनेंस। दूसरा ऑप्शन होगा मेरे पास में हाइपर कंजुगेशन, है ना। तीसरा ऑप्शन होगा मेरे पास में इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। और चौथा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। इस तरह के कुछ ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, और हमसे वो पूछता है कि बताओ इसमें स्टेबिलिटी का कारण क्या है। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा था, है ना, सर ने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाया था, उसमें भी यही बोला था कि ये इंडक्टिव इफेक्ट अनस्टेबल है, क्योंकि ये इधर से देखो मैंने यही बताया था कि इधर से इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होंगे, जिससे क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यही बताया था। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो रही है, अब गड़बड़ ये हो रही है कि हाइपर कंजुगेशन, अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर क्या है, हाइपर कंजुगेशन। क्यों हाइपर कंजुगेशन है, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर बताया था, आपको याद हो तो एक लास्ट वीडियो में एक ऑर्डर बताया था। सबसे पहले कंपाउंड में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी। उसके बाद क्या देखेंगे, मेसोमेरी के बाद क्या देखेंगे, रेजोनेंस के बाद क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, और बेचारे लास्ट में इंडक्टिव का नंबर आएगा। तो देखो वही प्लस अल्फा कार्बन, तो कुल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 3 6 3 3 9, है ना, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने हैं बेचारे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यही बात की थी हमने। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किसके ज़्यादा है, इसके सबसे ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। और रीज़न क्या है, हाइपर कंजुगेशन। देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं है और मेसोमेरिक भी नहीं है और एरोमेटिसिटी भी नहीं है, तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हाइपर कंजुगेशन को। ओके क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हम गड़बड़ कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कि ऑर्डर क्या होगा। चलिए साहब और बात करते हैं थोड़ा, जैसे मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लस है, ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। बताओ तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, द मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है इसमें। देखो पॉजिटिव ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4। अरे देखो स्ट्रक्चर कैसी है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये कार्बन है, और एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई पूरी। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4। यहाँ पे काउंट करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी 3 बॉन्ड ये रहे, और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कार्बन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन है, ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ मतलब बताया था ना फ्री वैलेंस, तो कार्बन हो जाएगा। तो देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ अल्फा कार्बन दो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3। और यहाँ बात करूँ मैं तो देखो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस ग्रेटर देन दिस एंड दिस ग्रेटर देन दिस, इस तरह से इसका ऑर्डर कंसिडर होगा। तो ऑर्डर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। उस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मेरे पास में ये हो जाएगा CH3, ये CH3 प्लस O CH3, एक आता है मेरे पास में इस तरह का CH3 CH3 CH3, एक ये हो जाएगा, है ना। एक मेरे पास में आ जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। हमसे पूछता है वो कि A, B और C तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, हु इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन की मैं अगर बात करता हूँ तो देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 3 6 और 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पे बात करूँ तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड, तो इस तरह से डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो, रेजोनेंस हो जाएगा, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर कंपेयर करें इन तीनों में से, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन बात क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर कई डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो डबल प्लस सिंगल लॉन पेयर, तो यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट अफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस के अंदर, तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ये मीजोमेरिक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब मैं अगर प्रायोरिटी की बात करूँ तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको, मतलब ऑर्डर क्या रह जाएगा मेरा, A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B, इस तरह का ऑर्डर इसका हो जाया करता है। थोड़ा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ऑर्डर को हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। अब देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी थोड़ी अलग होती है, तो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा ये पार्ट लंबा हो जाएगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए क्या है, 3 स्टेप फंडा याद रखना, 3 स्टेप एल्कीन के लिए, 3 स्टेप फंडा, 3 स्टेप फंडा, इससे आपका एल्कीन की स्टेबिलिटी लगभग क्लियर हो जाएगी। अच्छा ओपन चेन है, ओपन चेन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो अपने पास फंडा वही है, एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस वही देखना है ना। लेकिन अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो एल्कीन के 3 स्टेप में फंडा चलेगा। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन देखेंगे सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम, कॉन्जुगेशन की। सेकंड बात करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन की। अच्छा कॉन्जुगेशन से पहले अगर हम बात करें, वो एग्जांपल मैंने बता दिया, अगर मीजोमेरिक आता है या फिर कॉन्जुगेशन में अगर मीजोमेरिक आता है मीजोमेरिक को प्रायोरिटी देंगे, और रेजोनेंस आता है रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, है ना। उससे पहले अगर एरोमेटिसिटी आई थी कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड आ गया, उसमें अगर एरोमेटिसिटी है तो फिर हम वेटेज देंगे एरोमेटिसिटी को। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमें, इस बात का ध्यान। तो एरोमेटिक है नहीं, हम फिलहाल नॉर्मल एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और तीसरी बात होगी लास्ट, जिसमें हम ये देखेंगे ट्रांस से ग्रेटर देन होगा अगर सेम कार्बन पे मोर अल्फा हाइड्रोजन, फिर देखेंगे सिस, ये 3 स्टेप देखो, सेम कार्बन पे मोर अल्फा हाइड्रोजन, फिर देखेंगे ट्रांस और फिर देखेंगे सिस। ये तीनों कंडीशन जब होगी जब सेम अल्फा हाइड्रोजन हो, सेम अल्फा मतलब तीनों में अल्फा बराबर हो, तब हम ये वाला फंडा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेम कार्बन पे मतलब एक ही कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ट्रांस को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सिस को प्रायोरिटी देंगे। तो ये 3 स्टेप फंडा चलेगा एल्कीन में। तो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, कैसे इसको समझना है, कैसे करना है क्लियर। देखिए जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और एक मेरे पास ये
बताओ दोनों में से एल्किन कौन सी स्टेबल है? ये वाली स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर इधर, तो इस तरह से डबल से सिंगल, सिंगल से डबल, डबल से फिर वापस सिंगल, तो ये चलेगा। तो ये वाला जो रहेगा रेजोनेंस रहेगा, जबकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। देखो यहाँ कार्बन आ गया, कोई डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ गया तो बिल्कुल बेकार हो गया मामला, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, है ना। हाइपर कंजुगेट की मैं बात कर चुका हूँ आपसे पहले से। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है हमें, है ना। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हुआ करता है ना। जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल, सारा समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। देखो ये हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सारी। ये हो गया डबल बॉन्ड CH3 CH3 H CH3, फिर C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3, फिर C डबल बॉन्ड C। अब ट्रांस और सिस बना देता हूँ, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। H H, फिर देखो C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, फिर देखो C डबल बॉन्ड C, एक ही CH3 रह जाएगा चाहे कहीं भी हो, H H H, और लास्ट रह जाएगा मेरे पास में देखो C डबल बॉन्ड C, छोटा बना रहा हूँ इसको, H H H, मतलब सभी तब H लगे हुए हैं। अब मुझे वो पूछता है कि इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। देखो कहीं सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखें, एरोमेटिसिटी इसमें है नहीं, है ना। स्टेबिलिटी का आपको दिक्कत आने वाली नहीं, एक बार ये स्टेप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको स्टेबिलिटी का किसी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी नहीं है इसके अंदर। फिर देखेंगे मिजोमेरिक, मिजोमेरिक भी नहीं है। रेजोनेंस, रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस के बाद कौन आता है, हाइपर कंजुगेशन। तो देखो हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल है इसके अंदर। एल्कीन, एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जुड़े हुए जो कार्बन होंगे वो सारे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो कैसे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो 3, 6, 9 और 12, ओवरऑल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। जब हमने तीनों चारों इफेक्ट देख लिए उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें। इंडक्टिव में जाना ही नहीं, इंडक्टिव सबसे लास्ट में देखेंगे। जब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो इंडक्टिव नहीं देखेंगे फिर, है ना। तो देखो डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3, 6, 9, कुल हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास में, 9। तो ये ज्यादा ग्रेटर है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। इसकी बात करूं, देखो डबल बॉन्ड 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास में, 6। देखो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होंगे, कंफ्यूज मत होना। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन है, उस कार्बन से जुड़े हुए, है ना, जुड़ा हुआ कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो डबल बॉन्ड 3 3 6, ओहो अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 6 आ गए। यहाँ देखे तो अरे वाह मस्त मजा आ गया, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 6, और यहाँ बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहाँ पे बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब बताओ भाई स्टेबिलिटी जैसे हम देखें तो सबसे ज्यादा ये है, तो सबसे ज्यादा ग्रेटर ये हो जाएगा, उससे ग्रेटर ये हो जाएगा। लेकिन देखो 1 2 3 ना, तो देखो होता क्या है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये समझ में आ गया, बाकी तो आ जाएगा आराम से। ये तो इससे ग्रेटर होंगे ही होंगे, और ये ग्रेटर होंगे ही होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कम है और ये लास्ट में। तो इन तीनों की बात करते हैं थोड़ा सा डीप में। देखो इन तीनों की बात करते हैं थोड़ा स्पेशली, क्योंकि तीनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास में C, ये CH3, ये CH3, और ये C, ये H, ये H। एक मेरे पास में इस तरह का एग्जांपल था, CH3 H H, और एक एग्जांपल ये था CH3 H और H। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे ज्यादा, तो ए देता हूँ इसको A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ओवरऑल इसका ऑर्डर देखें तो मैंने बताया था सेम कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। देखो दो ये मेरे पास दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले, इसके एक ही कार्बन पे देखो, इसी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए, दोनों अल्फा कार्बन है। तो अगर सेम कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले 6। उसके बाद प्रायोरिटी देखो ट्रांस, तो ये ट्रांस वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा सिस वाला। तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे सिस देखेंगे। अच्छा इसको एसिमेट्री वाला भी कह सकते हो, एसिमेट्री वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ऐसे भी कह सकते हो, एसिमेट्री वाले को, फिर सिमेट्री, फिर अपने पास ट्रांस वाले को, और फिर देंगे सिस वाले को, है ना। सिमेट्री इन दोनों में तो सिमेट्री है,
लेकिन ये यहाँ पे क्या एसिमेट्री वाला है, क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा A विल बी ग्रेटर देन B एंड B विल बी ग्रेटर देन C। अच्छा, होता क्यों ऐसा, क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्या रीजन है इसका? स्टेबल होने का कोई कारण तो होगा इसका, क्यों स्टेबल है ये? तो देखो स्टेबल इसलिए है यहाँ पे ये, अगर मैं इसको बना के देखूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो देखो कैसे होगा। जैसे मेरे पास में ये आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पे मेरे पास CH3, ये C, ये H और ये H। तो देखो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ देके शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या होने वाला है, यही बना रहा हूँ देखो इसकी स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी की स्ट्रक्चर, इसी के हाइपर कंजुगेशन बना रहा हूँ। तो क्या होगा, CH3 यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, और देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2 माइनस, देखो ये बन गया स्ट्रक्चर, ये बन गई। इसी प्रकार अगर मैं इस ट्रांस वाले की बात करूं, ट्रांस वाला ले रहा हूं इसके बाद, है ना, देखना, तो देखो ये स्ट्रक्चर बन गई मेरे पास में, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। तो माइनस से ये इधर, तो रेजोनेंस चल रहा है, मस्त रेजोनेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो C डबल बॉन्ड C, और यहां पे मेरे पास में सिस, एक तरफ तो इधर CH3 है, ये CH3, और एक तरफ इधर CH3 है, मतलब इसको इस तरह से बनाते हैं, ये मेरे पास में CH3 है। तो देखो क्या होगा, वो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन लगा हुआ है, तो इससे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, हो गए 4। तो देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 एक मिनट, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, H फ्री हो जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड, फिर आएगा CH, फिर सिंगल बॉन्ड माइनस, इस पे लगा हुआ H, और देखो यहाँ CH3। अब देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करो आप, क्या हो रहा है इसमें। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो आप, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर। देखो यह माइनस के बाद डबल बॉन्ड और फिर वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेंस एक प्रकार से रेजोनेंस हो जाएगा। जबकि मैं इधर भी बात करूं तो इधर देखो डबल बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड, इधर ये माइनस के इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये इधर भी रेजोनेंस आ जाएगा। लेकिन देखो दिक्कत क्या हो रही है, ये माइनस चार्ज जो है ना, यहाँ पे माइनस चार्ज को कोई डिफेक्ट नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा माइनस चार्ज को। लेकिन देखो यहाँ पे देखो इस माइनस चार्ज पे देखो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या लगाएगा, पार्शियली प्लस का इफेक्ट लगाएगा, और प्लस का इफेक्ट लगाएगा तो इधर शिफ्ट होंगे। तो इस कार्बन की तो पहले से माइनस आया हुआ है, दुखी है ना, ये कार्बन पहले से माइनस आया हुआ है, दुखी है, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है और दुखी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसीलिए कहते हैं एसिमेट्री वाला जो होता है, एसिमेट्री वाला, जिसे कहते हैं एक ही कार्बन पे अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, और ट्रांस वाली कंडीशन थोड़ी कम स्टेबल रहेगी, और ट्रांस वाला जो रहेगा वो सिस से ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें तो वो सिमेट्री हो जाएगी ना। अगर एक ही मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, देखो एक ही पे आ गए, तो दोनों तरफ सेम सेम आने पर रिपल करेंगे। और ट्रांस में क्या होता है, रिपल्सन कम होता है, तो ट्रांस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा सिस से, ड्यू टू रिपल्सन। लेकिन यहां पे अगर बात करें, मैं अगर यहां पे बात करता हूं एक ही कार्बन पे अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका स्टेबिलिटी कारण क्या है, ये वाला कारण, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इसको डीस्टेबल करता है। ओके, तो एक बात ये क्लियर हो गई, इतना सा फंडा है ये। और इसमें एक चीज और समझाने वाला हूं मैं, है ना, लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट बात करते हैं इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसकी बात करूंगा मैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा एच से, या HOH भी बोल सकते हो आप इसको। तो हाइड्रोजनीकरण करना है किसी एल्कीन का। देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी इससे भी कंपेयर कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, CH2, इससे भी होता है एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर, CH2 सिंगल बॉन्ड, और मेरे पास बन रहा है CH3, एल्कीन से बन रहा है, देखो एल्कीन, एक पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब हीट बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। हमेशा ध्यान रखना
कभी भी जब भी हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हीट हमेशा बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी और हीट बाहर निकलेगी। तो हमारे पास में कुछ इस तरह का एक डायग्राम आ जाता है। हम जो रिएक्शन की बात करेंगे, हमारे पास जो डायग्राम है ये केमिकल काइनेटिक्स वाला जो पार्ट चैप्टर है उसके अंदर हम इसकी बात करने वाला। फिलहाल थोड़ा समझ लो इसको, थोड़ा समझा देता हूं। देखो एक्सोथर्मी का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है एक्सोथर्मी का, ये यहां तक। तो देखो यहां से लेके यहां तक इसकी डेल्टा एच इसको शो करेंगे और यहां पे डेल्टा एच इतना सा रहेगा। देखो पहले हीट इतनी ज्यादा थी, अब इतनी सी हीट रह गई, मतलब कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं हीट बाहर निकली है, एग्जॉस्ट हुई है हीट, कहीं बाहर निकली है हीट। तो डेल्टा एच पहले ज्यादा था, अब कम है। तो ये मेरे पास में हीट वाला फंडा, तो यहाँ से हीट बाहर निकली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरे पास में, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है ना, एथेन बन रहा है एथीन से। तो देखो ये यहाँ पे पीक पॉइंट जो है, देखो कोई भी रिएक्शन जो होती है, हम जैसे ये है ना अपन आरएनएस कंसेप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये, है ना। तो क्या होता है इसमें, जितनी ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी किसी रिएक्टेंट के लिए, मतलब जितनी कम होगी, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी और ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाना होता है, दहली ऊर्जा तक जाना होता है। तो देखो अगर यहाँ पे ये दहली ऊर्जा जो है ये इस रिएक्टेंट के जितने पास होगी, रिएक्टेंट जल्दी यहाँ से क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं, इस पीक पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, है ना, ये एनर्जी जितनी कम है उतना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर ग्राफ में कुछ ऐसा बनाऊं, देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे, अब देखो इसको यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो इसको जंप, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको इतना जंप करना पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट है ना जंप करना, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँचेगा ही नहीं यहाँ तक। देखो यहाँ देखो एनर्जी थोड़ी सी है, तो मतलब डेल्टा एच यहाँ पे देखो थोड़ा हो गया डेल्टा एच, और यहाँ पे डेल्टा एच बहुत बढ़ गया। मतलब कि रिएक्टेंट के लिए डेल्टा एच या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो अगर ज़्यादा होगा, डेल्टा एच अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट चेंज होगा। मतलब कि जब भी डेल्टा एच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी जो रहेगी वो बढ़ेगी। डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के लिए। तो एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो डेल्टा एच पर डिपेंड करेगी। डेल्टा एच अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा जो होगी वो उतनी वो ज़्यादा निकलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी कंपैरिजन की बात करूँ, उल्टा करूँ इसकी बात, अगर मेरे पास में डेल्टा एच, देखो इसके लिए बात करता हूँ, तो डेल्टा एच इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना छोटी डेल्टा एच है मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा, देखो यहाँ बैठा रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, यहीं बैठा रहेगा, जाएगा ही नहीं इधर, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ से ये एज इट इज रहेगा, इस एनर्जी को पार नहीं कर पाएगा, और एनर्जी पार नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एच जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, डेल्टा एच जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी उस एल्कीन की। तो ध्यान रखना, डेल्टा एच मतलब हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा ऊष्मा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो रिएक्शन करेगा और उतनी हीट बाहर निकलेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, फ्री रेडिकल की कॉन्सेप्ट की बात करूँ मैं, तो एक फ्री रेडिकल वाला, जैसे आपने कि सर ने अभी बताया नहीं, फ्री रेडिकल के और एग्जांपल नहीं दिए। फ्री रेडिकल और मैं पहले बता चुका हूँ, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन जो होता है उसको सेम तरीके से देखना है ना। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी सेम तरीके से होगी, जैसे फ्री कार्बोकैटायन की होती है वैसे ही फ्री रेडिकल की होगी। तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर कार्बोकैटायन के रिगार्डिंग देखना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है कंसेप्ट, अच्छा लगा, कुछ समझ में आया कंटेंट आपको, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।